नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तीसरे विश्व युद्ध की हो रही है तैयारी। दो देशों की दुश्मनी दुनिया पर पड़ेगी भारी। जी हां दोस्तों, कौन है वो दो देश और क्या होगा दुनिया पर असर, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। तीसरे विश्व युद्ध की हो रही है तैयारी, दो देशों की दुश्मनी दुनिया पर पड़ेगी भारी। जी हां दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध का आसार दिखने लगा है। पोलैंड और बेलारूस के बीच का तनाव कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की न्योता दे सकता है, क्योंकि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि टैंक और मिसाइलें तक तैनात कर दी गई है। इतना नहीं, परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। ऐसे में सबके मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या यूरोप में युद्ध होने वाला है, क्या ये तनाव विश्व युद्ध में बदलने वाला है। इस वक्त दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर क्या हालात हैं, ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो गए हैं। पोलैंड के नाम से लोगों को दूसरा विश्व युद्ध याद आ जाता है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड से हुई थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले के 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और वो युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया। इस बार पोलैंड के सामने बेलारूस है और बेलारूस रूस का दोस्त भी है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़ है और इन शरणार्थियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन शरणार्थियों की भीड़ में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़ वाला इलाका बेलारूस में पड़ता है। बीच में लंबी फेंसिंग है जिसकी दूसरी तरफ पोलैंड है। शरणार्थियों को अपने हिस्से में आने से रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर, फिर से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है दुनिया और विश्व युद्ध तीसरे की हो सकती है शुरुआत। दोस्तों, क्या आपको लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान पर अमेरिका के विशेष दूत ने अजीत डोभाल और हर्षवर्धन श्रृंखला से की वार्ता। किन मुद्दों पर हुई चर्चा, आपको बता दें दोस्तों कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नवनियुक्त विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला से अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में अफगानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रम पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान अफगानिस्तान के भीतर और वहां से बाहर लोगों की आवाजाही, मानवीय सहायता के वैश्विक प्रयासों के समन्वय के रास्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले सहित अन्य मुद्दे सामने आए। उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान भारत की मेजबानी में अफगानिस्तान के विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन तथा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी उठे। सूत्र ने बताया कि चर्चा अफगानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रम पर केंद्रित रही। समाचार एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट से मुलाकात की और हाल के घटनाक्रम और अफगानिस्तान में आम हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं दोस्तों, गौरतलब है कि भारत ने 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया था। अफगान संकट पर भारत की मेजबानी में हुई सुरक्षा वार्ता में 8 देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा इसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के अंत में इन 8 देशों ने एक घोषणा पत्र में यह बात दोहराई थी कि आतंकवादी गतिविधियों को पनाह, प्रशिक्षण, साजिश रचने देने या वित्त पोषण करने देने में अफगान भूभाग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में मंडराते मानवीय संकट का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया कि अधिकारियों ने अफगान लोगों को सहायता निर्बाध, सीधे तौर पर और आश्वस्त तरीके से उपलब्ध कराने की हिमायत की तथा कहा कि वो सहायता अफगान समाज के सभी तबकों के बीच गैर भेदभावकारी तरीके से वितरित की जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभी हुआ बड़ा खुलासा। चीन ने चुपके से डोकलाम के नज़दीक भूटान की सीमा में बसा लिए गाँव। सैटेलाइट इमेज से खुली इसकी पोल। जी हाँ दोस्तों,
लाइन ऑफ कंट्रोल के पास चीन और भारत के बीच अभी विवाद नहीं सुलझा है। इस बीच कुछ सैटेलाइट से सामने आई कुछ नई तस्वीरों से पता चला है कि ड्रैगन ने अब भूटान में घुसपैठ शुरू कर दी है। चीन ने ये गांव डोकलाम के नज़दीक बसाए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल के दौरान चीन ने भूटान की सीमा में करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में नए गांव बना लिए हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम सैटेलाइट की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि चीन सिक्किम में डोकलाम से सटे भूटान की सीमा के पास कई इमारतें बना रहा है। सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर किया है। इंटेल लैब के एक रिसर्च की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चीन ने भूटान की सीमा में कई गांव बना लिए हैं। बताया जा रहा है कि डोकलाम के नज़दीक भूटान और चीन के बीच विवादित ज़मीन पर साल 2020-21 से निर्माण कार्य किया जा रहा है। कई गांव वहां विकसित किए जा चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच 4 गांव बनाए गए हैं। इसके इलाके में काम जारी है और इस समय के दौरान चीन और भूटान ने एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा के पास विवादित ज़मीन को लेकर 3 स्तरीय रोड मैप बनाकर इस विवाद को सुलझाने की बात कही गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज़मीन मजबूत करने में जुटी भाजपा, मोदी शाह राजनाथ संभालेंगे कमान। जी हाँ दोस्तों, यूपी अभियान और पार्टी की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से चुनावी रणनीति और कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के भी बातचीत हुई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए तेज कर दिया है और मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। चुनावी अभियान और पार्टी की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से चुनावी रणनीति और कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। धरातल पर बीजेपी की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्षों की बैठक में क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा यूपी के प्रमुख शहर जैसे गोरखपुर और कानपुर में लोगों को बीजेपी के समर्थन में एकजुट करने का जिम्मा खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे, जबकि काशी और अवध क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोगों के बीच बीजेपी के लिए किए गए कामों का प्रचार करेंगे। और स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान खुद बीजेपी के चाणक्य समझे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे और कहा कि बीजेपी को मजबूत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि पूरे यूपी में विजय संकल्प यात्राओं के रूट और तारीखों पर चर्चा चल रही है और उसके लिए भी प्रभारी बना दिए गए हैं। बीजेपी के तमाम लोकप्रिय और वरिष्ठ नेताओं के विजय संकल्प यात्रा के तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। कुलगांव में कर दिए गए हैं 5 आतंकी ढेर और एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, 2 साल में कश्मीर हो जाएगा आतंक मुक्त। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अब कुलगांव में सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। एनकाउंटर और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सेना को ये कामयाबी मिली है। कुलगाम के पाम्बे में 3 और गोपालपुर में 2 आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अब कुलगाम में सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। एनकाउंटर और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सेना को ये कामयाबी मिली है। कुलगाम के पाम्बे में 3 और गोपालपुरा में 2 आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। फिर कुलगाम के पाम्बे इलाके में 3 आतंकियों का सफाया कर दिया। सेना ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया था और उन्हें भागने का एक भी मौका नहीं दिया गया। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में आवाजाही पर भी रोक लगा दी और ट्रैफिक को बिल्कुल
सीमित कर दिया। इसके अलावा कुलगाम के ही गोपालपुर इलाके में भी आतंकियों संग मुठभेड़ जारी है। वहीं 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसे में सेना एक साथ 2 जगहों पर एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मारे गए आतंकियों के नाम टॉप कमांडर आफाक सिकंदर, शकीर, हैदर और इब्राहिम बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। हाल ही में श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में भी सेना और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई थी। उस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा आतंकियों की मदद कर 2 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पिछले 2 महीने से लगातार घाटी में आतंकियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। सरकार जरूर कड़े फैसले ले रही है, लेकिन आतंकी भी लोगों के मन में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। कभी बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी आम नागरिकों को भी गोली का शिकार बनाया जा रहा है। इस वजह से कई सालों बाद फिर घाटी में पलायन का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब उन्हीं परिस्थिति के बीच सेना भी आतंक पर अपना प्रहार जारी रख रही है। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आतंकियों की नापाक साजिश को पूरा होने से रोका जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 19 नवंबर को मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों को सशस्त्र सेनाओं को सौंपेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर को झांसी में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों को सशस्त्र बलों के 3 सेना प्रमुखों को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की ओर से डिजाइन और विकसित की गई लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, वायुसेना प्रमुख को भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन व UAV को थल सेना अध्यक्ष को और DRDO द्वारा डिजाइन किए गए तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा नौसेनाओं के जहाजों के लिए निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को नौसेना अध्यक्ष को सौंपेंगे। पीएमओ ने कहा कि LCH में प्रभावी लड़ाकू भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीकों और रणनीतिक सुविधाओं को शामिल किया गया है, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय UAV की तैनाती भी भारतीय ड्रोन उद्योग इकोसिस्टम की बढ़ती परिपक्वता का प्रमाण है। पीएमओ ने कहा कि मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश में झांसी की अपनी यात्रा के दौरान शाम को लगभग 5:15 पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम झांसी में 17 से 19 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही एनसीसी के पूर्व छात्रों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री एनसीसी पूर्व छात्र संघ की शुरुआत भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि ये संघ एनसीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा और राष्ट्र निर्माण में सहायता करेगा। ये संघ प्रधानमंत्री को एक पूर्व एसोसिएशन के पहले सदस्य के रूप में नामांकित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी की तीनों इकाइयों के लिए सिमुलेशन प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट के लिए सिमुलेशन प्रशिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक में संवर्धित वास्तविकता संचालित इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ बेहद ज़रूरी और बड़े कदम भारत की सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। करते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या से बनेगा चुनावी माहौल, रामनगरी के मॉडल के तौर पर पेश करेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं की सूची में अयोध्या सबसे ऊपर होगी। दिसंबर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कुछ परियोजनाओं को समर्पित करते हुए इस शहर में लंबित परियोजनाओं की आधारशिला रख सकते हैं। अयोध्या प्रशासन के अनुसार रानी हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क और रामकथा पार्क में एक डिजिटल संग्रहालय लगभग पूरा हो गया है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से मेकओवर के दौरे से गुजर रहा है और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अयोध्या में 27 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 197 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली सड़कों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 132.78 करोड़ मंजूर किए हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा परियोजना की आधारशिला रखने के बाद अगले महीने इन सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण भी अगले महीने के अंत तक इस शहर के लिए एक मास्टर
प्लान को अंतिम रूप देने की संभावना है। अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के अगले महीने कुछ परियोजनाओं जो पूरी हो चुकी हैं उसका उद्घाटन करने के लिए अयोध्या जाने की संभावना है। वो कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। अयोध्या से बनेगा चुनावी माहौल और राम नगरी को मॉडल के तौर पर पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितनी सीटें भाजपा को मिलने की उम्मीदें हैं और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के हिंदुत्व पर चौतरफा घिरी कांग्रेस, अपने ही सांसद ने टाइमिंग पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने हिंदुत्व और हिंदूवाद के बहस को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को अपनी मूल विचारधारा के साथ रहना चाहिए। हालांकि इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, हालांकि वो उनके तर्कों से असहमत जरूर दिखे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने हिंदू धर्म के इर्द गिर्द होने वाली बहस पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि मैं इस हिंदू धर्म और कांग्रेस में हिंदुत्व की बहस से स्पष्ट रूप से भ्रमित हूँ। अगर मैं अपनी राजनीति को हिंदू धर्म या हिंदुत्व पर आधारित करना चाहता हूँ तो मुझे हिंदू महासभा में होना चाहिए। अगर मैं इसे इस्लाम पर आधारित करना चाहता हूँ तो मुझे जमात इस्लामी में होना चाहिए। मुझे INC इंडिया में क्यों होना चाहिए? कांग्रेस नेता ने रशीद अलवी, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस समय हमेशा गलत क्यों होता है? ये लोग जिन्हें चुनावी नहीं लड़ना है वो हमें चुनाव से पहले मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लंदन में बैठकर भी बहस क्यों छेड़नी पड़ी? उसने भाजपा को एक थाली दी। TMC और SP जैसे अन्य दलों को देखें, वो इससे दूर रहते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के हिंदुत्व पर घिर गई है खुद कांग्रेस और अपने ही नेता उठाने लगे हैं कांग्रेस पर सवाल। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या यह हिंदुत्व बनावटी हिंदुत्व है जिसके रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है? हाँ या ना में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में भारत ने चीन को फिर से चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन में टकरार जारी है। हाल ही में भारत ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए हवाई युद्धाभ्यास कर ड्रैगन को चौंका दिया है। वहीं भारत ने अब ऑपरेशन हरक्यूलिस कोड नाम वाले एक एयरलिफ्ट अभ्यास के दौरान संवेदनशील क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए सरहद सहायता प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस मामले से संबंधित अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना और सेना द्वारा संयुक्त अभ्यास 15 नवंबर को आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में हवाई अभ्यास के 2 सप्ताह बाद सैनिकों और हथियारों की तेजी से एक थिएटर से दूसरे थिएटर तक आवाजाही, सटीक स्टैंड ऑफ जैसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निर्धारित लक्ष्यों को गिराना और तेजी से पकड़ने का भी अभ्यास किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस उच्च तीव्रता वाले एयरलिफ्ट का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में रसद आपूर्ति को मजबूत करना और परिचालन क्षेत्रों में शीतकालीन स्टॉकिंग को बढ़ाना था। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अपनी क्षमताओं से फिर से चीन को चौंका दिया है भारत ने और भारत की सेना ने कर दिखाया है ये कमाल। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत करता रहेगा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, UNSC में आतंकवाद पर मोदी सरकार की 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और फौरन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि अब इस बात को पूरी दुनिया जानती और समझती है कि पाकिस्तान वो देश है जो खुलेआम आतंकियों को समर्थन देता है और वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इस्लामाबाद की जमकर खिंचाई की और पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा कि मैं भारत की स्थिति के बारे में स्पष्ट
करना चाहूँगी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग थे। इसमें वो क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम मांग करते हैं कि जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे फ़ौरन पाकिस्तान खाली करे। यहाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से संयुक्त राष्ट्र के इस मंच का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है और इसीलिए एक बार फिर से भारत को उसका जवाब देने के लिए इस मंच पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने यूएनएससी के मंच पर तुच्छ टिप्पणियां की। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ गिरा हुआ और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग किया है। काजल भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने अपने देश की दुखद स्थिति से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए व्यर्थ प्रयास किया है, जहां आतंकवादी आम लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, खासकर जहां अल्पसंख्यकों के साथ काफ़ी खून खराबा और काफ़ी ख़राब सलूक किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।